Very warm welcome to everyone into the BPSC concept वाला। आज हम कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ जैसे पहले की सीरीज ली थी जिसमें 10 क्वेश्चन लिए गए थे, उसी तरीके से आज भी कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जो जो आप लोगों के सजेशन से आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग। जो भी चीजें मैं कोशिश करूंगी पूरी करने की। एक चीज और सजेस्ट की गई थी कि मैं बताया गया था कि लास्ट क्लास में एक स्लाइड मिस हो गई थी, तो वो इस क्लास के लास्ट सेक्शन में वो स्लाइड को हमने इंक्लूड कर दिया, या वो जो क्वेश्चन है उसे इंक्लूड करने की कोशिश की है। चलिए, तो आज का सेशन हमारा स्टार्ट होगा विद द क्वेश्चन अबाउट द भारत रत्न। अगर मैं भारत रत्न की बात करती हूँ तो भारत रत्न के बारे में आप सबको पता होगा कि ये आपका हाईएस्ट लेवल का सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर आप बात करते हैं कि किस लिए दिया जाता है, तो दैट इज कि जब भी कोई भी इंसान आर्ट्स में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, लिटरेचर में आप कह सकते हैं, या फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई एकदम ही बढ़िया काम करता है, तो उस इंसान के लिए यहाँ पे क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। अब भारत रत्न अगर दिया जाता है तो किन लोगों के द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे क्या होता है, या नॉमिनी कैसे किया जाता है? नॉमिनेशन करना मतलब उनको कैसे, कौन लेकर आएगा यहाँ पे कि किस इंसान को भारत रत्न देना चाहिए। तो यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? नॉमिनेशन देते हैं। नॉमिनेशन मतलब रिकमेंड करना किसी के लिए। यहाँ पे किसके लिए करते हैं? आपको प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड करते हैं ये कुछ उत्कृष्ट नाम, जहां से आप ये कह सकते हो कि जिन लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम किया है। किसी ने आर्ट के सेक्शन में अच्छा किया हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया हो, लिटरेचर में किया हो, पब्लिक इंटरेस्ट के किसी भी काम में किया हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, उस तरीके का कोई भी एकदम उत्कृष्ट लेवल का काम किया हो। ठीक है, तो उस इंसान के लिए क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। हर साल प्राइम मिनिस्टर जो आपके होते हैं वो 3 नाम के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, 3 नाम नॉमिनेट किए जाते हैं पर ईयर, और उन 3 नाम के लिए जो 3 लोग होते हैं उनके लिए क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे किन चीजों के द्वारा या क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती हैं अगर कोई यहाँ पे भारत रत्न जिसको अवार्ड दिया जाता है, तो क्या इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है? क्या किसी को कोई पैसे का बेनिफिट होता है? जैसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, वहां पे आपको क्या मिलता है? पैसे के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बट क्या हमें वो सेम बेनिफिट अगर यहाँ पे आपके भारत रत्न में दिए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे भारत रत्न के अंदर आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जो यहाँ पे आपको मिलता है वो क्या है? पहली चीज है, आपको एक सनद दी जाती है। ठीक है, सनद का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ में दूसरी चीज क्या दी जाती है? एक मेडल दिया जाता है। ठीक है, मेडल दिया जाता है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। ठीक है, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है, और जो आपका इसका जो शेप होता है वो पीपल लीव की तरह होता है। ठीक है, पीपल लीव की तरह इसका जो आप कह सकते हैं कि इसका जो शेप होता है उस तरीके का एक मेडल होता है, वो दिया जाता है। दूसरी चीज अगर देखी जाए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ अ भारत रत्न इंडिया कौन थे, कि इंडिया के अंदर सब सर्वप्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था, तो वो थे आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आंसर उसका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। लेकिन ये भी आपको बहुत जगह पे मिलता है कि एक जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया जो फ्री इंडिया हो चुका था उसमें किसको मिला था, या इंडियंस के लिए किसको मिला था, तो वो आप डॉक्टर श्री आप कह सकते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए दिया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं इनसे भी क्या पहले किसी को मिला है, तो हाँ, इनसे भी आपसे पहले को मिला था आपका सी राज गोपाला चारी जी के लिए मिला था। अब ये कौन थे, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, किसके? जब तक आपका डोमिनियन इंडिया था।
ठीक है, डोमिनियन इंडिया था, तब तक इनको सबसे पहले आपका मिला था, क्या मिला था, यहाँ पे इनको भारत रत्न सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था। ठीक, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी आई एन का मीनिंग क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जब जीएसटी के लिए तो आप सब लोग अवेयर होंगे, सब लोग जानते होंगे कि जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी का मतलब होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उसके आगे आई एन क्या मतलब हुआ। आई एन क्या हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं आई एन मीन्स इंडिया भी हो सकता है, बहुत जगह पे आई एन लगाया जाता है। जैसे एसबीआई का जब कोड होता है आपका, तो उसके आगे क्या लगता है, एसबीआई एन, ठीक है, 00 इस तरीके से करके होता है। तो कोई सोच सकता है कि आई एन जो लगाया है वो इंडिया भी है, तो बट नहीं। यहाँ पे क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट होगा, नहीं। यहाँ पे क्या सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर होगा, ये सोचा जा सकता है। ठीक है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनकम नंबर होगा, नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बने आंसर बनेगा बी। ठीक है, जो बी आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या था ये नंबर, क्या नहीं है, ठीक है। उसमें आप ये देखेंगे कि ये आपका 15 डिजिट का, कितने डिजिट का, इस चीज को भी याद रखिएगा, बहुत टाइम आपके डिजिट्स भी पूछ दिए जाते हैं। ये 15 डिजिट का एक नंबर होता है जिसको आपका बोला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब आपका वैट को डिसॉल्व किया गया था, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स को जब डिसॉल्व किया गया था, तो वैल्यू एडेड टैक्स के लिए भी यहाँ पे आपको क्या दिया जाता था, एक नंबर दिया जाता था। ठीक है, जिसको आपका TIN भी बोला जाता था। ठीक है, जिसको यहाँ पे क्या बोलते थे, आपका TIN नंबर बोला जाता था, टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। बट उसको यहाँ से खत्म करके क्या कर दिया गया था, यहाँ से आपको GSTIN कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ एनडीबी इस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स कंट्रीज। अब ये पहले तो एनडीबी पता होना चाहिए क्या है, फिर ब्रिक्स पता होना चाहिए क्या है। एनडीबी के लिए आप बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक है आपका, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम फुल फॉर्म जाने तो आपका ये हो जाता है ब्राजील, ये हो जाता है रशिया, ये हो जाता है आपका इंडिया, ये हो जाता है C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, आप अगर इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो R फॉर रशिया, रशिया में आप ये देख रहे हैं। ठीक है, चाइना, ये आपका चाइना आ गया। ठीक है, आप इंडिया की बात करेंगे, ये आपका इंडिया है, एंड ब्राजील ये होगा। अब लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी न्यूज में क्यों थी और किस लिए जरूरी होता है, यहाँ पे उन्होंने एक नए मेंबर को जोड़ा है। ठीक है, नए मेंबर को जोड़ा है, यहाँ पे 4 और नए मेंबर जोड़े गए थे। ये 5 ऑलरेडी हैं, 4 और जोड़ दिए गए थे। 4 और जोड़ देने पे इसकी टोटल संख्या हो जाती है 9। ठीक, इनमें से चौथा मेंबर कौन था जिसको जोड़ा गया था। ठीक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका सी आंसर कहलाता है। इसी आंसर को आप देखेंगे तो इजिप्ट इज द वन जिसको यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, जिसको एज अ चौथा मेंबर जोड़ा गया है। तो बाकी के 3 मेंबर कौन हुए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो बाकी के 3 मेंबर में अगर मैं बात करती हूँ तो दैट इज आपका उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे के बाद आपका बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ में हम बात करते हैं कि आपका तीसरा जो होगा, सॉरी हाँ चौथा, सॉरी तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वो आपका हो जाएगा UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये आपके 4 स्टेट, 4 कंट्रीज और हैं जो इसमें साथ में जोड़े गए हैं। तो जिनके साथ में मिलने के बाद अब इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई है, 9 हो गई है। अब एशियन डेवलपमेंट, सॉरी नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, तो ये करता क्या होगा, ब्रिक्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगर इससे पूछा जाए तो आप ये बोलेंगे कि जो ब्रिक्स है इसका फाउंडर कौन, आपका ब्रिक्स का फाउंडर कौन है, या जो एनडीबी बैंक है उसका फाउंडर कौन है, वो हुई आपकी ब्रिक्स की कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज इसकी फाउंडर मेंबर कंट्री थे। फाउंडर मेंबर कंट्री के साथ में अभी इसमें से 4 कंट्रीज और जोड़ दिए गए, जिसमें से आपने देखा कि चौथी कंट्री कौन सी ऐड होती है, आपकी इजिप्ट होती है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और जो एडिशनल क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपका जो आपका ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स का आपका सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर का पहला आंसर बनता है आपका शंघाई। ठीक है, आप इसका आंसर क्या होगा, शंघाई। और शंघाई आप सबको पता होगा कि कंट्री, सॉरी जो आपका कैपिटल है वो, जो सिटी है वो कहाँ पर है, दैट इज देयर इनटू द आपका चाइना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है कि भाई आपका जो ब्रिक्स है उसका प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट आपके चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रेसिडेंट देखेंगे तो प्रेसिडेंट का नाम है आपका
मार्कोस पराडो ट्रॉय जो। ठीक है, तो ये इनका नाम है, मार्कोस पराडो, आपका टॉर्जो टॉर्जो ट्रॉयजो। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, अगर बात की जाती है तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये कब बना था। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका 15 जुलाई 2014 में यहाँ पे एनडीबी को फॉर्म किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अगर आपकी बात की जाए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका पोर्शन है। ठीक है, ये पोर्शन है आपका, और इस पोर्शन को देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपका सेंट्रल पोर्शन हो गया। काफी बड़ी कंट्री है तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या किया गया है, पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपका ईस्टर्न पोर्शन हो गया, ये वेस्टर्न पोर्शन हो गया, ये आपका सेंट्रल पोर्शन हुआ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसकी कैपिटल क्या है। तो आप देख सकते हैं उसकी कैपिटल क्या है, पर्थ है, दैट इज लाइक लोकेटेड टू द, ये आपकी सदर्न साइड पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी साउथ की डायरेक्शन में यहाँ पे है, एक्सट्रीम साउथ की तरफ यहाँ पे इसकी कैपिटल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो ब्रॉडकास्ट। ठीक, आपसे पूछा गया होगा, और ये वाली बात तो सब लोग जानते हैं कि जब भी मन की बात होती थी सबके मन की घबराहटें बढ़नी शुरू हो जाती थी। ठीक है, कि भाई आज के टाइम आपका डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा मित्रों, इसके बाद आपका लॉकडाउन लग जाएगा। तो जब भी मन की बात आती है और जब भी आपके प्रधानमंत्री जी मुखातिब होते हैं अपनी जनता से, उस समय पे जनता के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और कहते हैं कि यार आज तो कुछ होने वाला है। ठीक है, तो जब ये उनके मन की बात यहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो वो कब स्टार्ट हुई थी। पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है, कौन होस्ट करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको होस्ट करते हैं। क्या करते हैं कि जब भी वो अपनी जनता से क्या करते हैं, मुखातिब होते हैं मतलब वो 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं मास मीडिया के थ्रू, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हैं, आंसर बी, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो आपका डीडी नेशनल पे ये प्रसारित होता है। ठीक है, नेशनल पे, और डीडी आपका न्यूज पे ये प्रसारित होता है। ठीक है, लॉन्च होता है आप कह सकते हो, या फिर इसका टेलीकास्ट होता है किस पे, डीडी नेशनल पे और डीडी न्यूज पे। फिर पूछा जा सकता है आपको कि अब ये लॉन्च कब हुआ था, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट टाइम कब किया गया था, तो दैट वाज देयर इनटू द अक्टूबर 2014। कब स्टार्ट हुआ था आपका, कब लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम, जब आपका अक्टूबर, कौन से अक्टूबर ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लिख लेंगे ये आपका था 3 अक्टूबर 2014 को यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। अब तक देखा जाए कि जब उन्होंने 2014 से इसके एपिसोड स्टार्ट करे थे, बोलना शुरू करा था, तो अब तक यहाँ तक ये 92 टोटल एपिसोड्स को कवर कर चुके हैं। ठीक, इंडिया फर्स्ट ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर कहाँ पर बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इंडियाज फर्स्ट ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर इज बिटवीन। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर क्या है। क्या ट्रेन को ग्रीन पोत दिया गया, क्या उसमें पेड़ पौधे लगा दिए गए। तो ग्रीन का यहाँ पे मतलब वो वैसा नहीं भी है। यहाँ पे आप कहेंगे सिंपल सी चीज है, स्वच्छता को लेकर यहाँ पे बात हुई है। स्वच्छता को लेकर मैंने मतलब यहाँ पे कि जैसे पहले के टाइम पे होता था कि जो आपके वॉशरूम्स होते थे इसके अंदर, ठीक है, उसमें जो वेस्ट कलेक्शन होता था वो आपका ओपन होता था। ठीक है, बट अब सब जगह पे जितनी भी ट्रेन्स आपकी लॉन्च की गई है, मतलब की जा रही है, फिर उन्हें मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, उनको रिफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपके सब जगह पे बायो टॉयलेट्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है। बायो टॉयलेट्स का काम क्या होता है, बायो टॉयलेट्स का काम होता है कि यहाँ से जो आपका वेस्ट होता है सेफली कलेक्टेड होता है, और आपका एक जगह पे ही इसको आपका रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपका जो भी आप वेस्ट आप रिड्यूस कर रहे हैं अपनी ट्रेन के अंदर, वो आपका क्या होता था, पटरियों पे गिरता चलता था। दैट वाज लाइक रिजल्टिंग इनटू, उसकी वजह से काफी ज्यादा बीमारियां, गंदगी, और ट्रेनों की सफाइयां या सड़क आई मीन जो आपकी पटरियां होती हैं उनकी सफाइयां नहीं रहती थी। तो जैसे ही आपका ओपन डिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सिमिलर तर्ज पर यहाँ पे आपका इंडिया की ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर भी बनाया गया, कि जहां पे आपको क्या करा जाएगा, यहाँ पे जो आपका वेस्ट रहेगा उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। कहाँ पे किया गया है ये आपका रामेश्वरम में है, एंड मन मदुरई 2016 में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्रिज आपका स्टार्ट किया था, रेल ट्रैक बनाया गया था, कॉरिडोर बनाया गया था, कहाँ से, रामेश्वरम से आपका मदुरई तक 2016 में बनाया गया था। ठीक है, एरिया आपका कौन सा रहेगा, ये आपका तमिलनाडु रहेगा।
ठीक है, एरिया आपका तमिलनाडु रहेगा। बट यहाँ पे आप बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्रीन टॉयलेट्स का मतलब क्या है। ग्रीन टॉयलेट्स का मतलब है कि जो इसमें वेस्ट आप कर रहे हैं वो आपका जीरो डिस्चार्ज होगा। जीरो डिस्चार्ज मतलब कि आप सड़कों पे और ट्रैक्स पे डिस्चार्ज नहीं होगा, दैट वुड बी कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। वहां पे आपके पर्टिकुलर प्लेस में इसको कलेक्ट किया जाएगा और वहां से कलेक्शन के बाद इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, हर तरीके से इसको डिस्पोज आई मीन खत्म कर दिया जाएगा एक तरीके से सेफली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स के बारे में बात की गई है कि कुछ क्रेन्स आपकी प्रजाति होती है, दैट इज वन बर्ड्स होते हैं। ठीक है, दे यूज टू कम इनटू द एक्सट्रीम कंडीशंस, कि जब आपके वहां पे साइबेरिया आपको पता है ठंडा इलाका है, और जैसे ही जब विंटर्स हिट करती है, विंटर्स मतलब जब ठंडे आनी शुरू करती है नदर्न इंडिया की साइड पे, तो साइबेरिया का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है। उस समय पे ये जो पक्षी होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, तो पक्षी होते हैं जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं दे आर कोल्ड। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड। जब ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जब ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब क्या है कि दे विल नॉट बी एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है कि अगर कभी आपको ठंड लगना शुरू होती है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो फंक्शंस होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं टू कीप द बॉडी वार्म। जैसे आपको कोई बीमारी होती है, आपको सपोज फीवर आया, आपने कोई इंजेक्शन लिया, एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब आपने यहाँ पे अभी क्या लिया था, आपने यहाँ पे वैक्सीन को लिया था। वैक्सीन को लेते ही आपकी बॉडी में क्या होना शुरू करा, टेम्परेचर राइज होना शुरू करता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट वर्क करता है या एंटर करता है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, सो दैट द फॉरेन एलिमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर आया है, ठीक है, जैसे चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो उसको क्या करती है, एज अ उसको टेम्परेचर इतना बढ़ा देती है, तो वो चाहती है कि उस समय पे जो फॉरेन एलिमेंट है वो हमारी बॉडी में सस्टेन ना कर पाए, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा, वो एक तरीके से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, अपनी बॉडी को बचाने का काम करना, वो हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधक, ठीक है, क्षमता। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉडी की इम्यूनिटी वर्क करना शुरू कर देती है। बट क्या होता है, जो कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, ये क्या नहीं कर पाते, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उस हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का क्या काम होता है कि जब भी इनको टेम्परेचर एडिक्वेट नहीं मिलता है, तो ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और ये ट्रैवल करके इंडिया के अंदर आते हैं। तो इंडिया के अंदर आएंगे, ईरान में भी जाते हैं, पाकिस्तान में भी जाते हैं, चाइना में भी जाते हैं। बट हम बात हैं, जो साइबेरियन पक्षी है वो इंडिया के अंदर आता है, कहाँ आता है, आपने सुना होगा, आपने ये देखिए साइबेरियन क्रेन ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है, काफी अच्छा बड़ा इसका हाइट होता है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं होता कि ऑस्ट्रिच जितना हो जाए, बट फिर भी इट्स लाइक आपका 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट, 2.5 फुट का अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखेंगे कि आप आंसर हो जाएगा बी, क्योलादो घाना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पर बनी हुई है, ये एवियन भी बोला जाता है, एवियन, एवियन का मतलब होता है, एव्स का मतलब होता है आपका जब भी पक्षी, पक्षी मतलब बर्ड्स। ठीक है, तो ये एवियन सेंचुरी है वो कहाँ पर है आपकी, ये आपकी भरतपुर, ठीक है, भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर में है, भरतपुर आपका कहाँ पर है, राजस्थान में लगता है। कहाँ पर है ये आपका, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो दैट इज द वन कि विच सिटी इज नोन एज अ बिग एप्पल। ठीक है, बिग एप्पल आप ये भी कह सकते हो, क्या कोई एप्पल की कंपनी रहेगी, पहला ख्याल हमारे में यही आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ख्याल क्या हो सकता है कि शायद यहाँ पे एप्पल की कंपनी होगी, फोन वगैरह लॉन्च होगा, सबसे बड़े एप्पल की कंपनी होगी, इसलिए उसको बिग एप्पल कह दिया गया। हम बात करें किसी सिटी की, किसी सिटी को बिग एप्पल कहा जाता है, तो बिग एप्पल कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि या तो वहां पे शायद मोबाइल फोन जो एप्पल कंपनी है वो होता होगा। दूसरा हमारे मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि शायद वहां पे बड़े बड़े एप्पल्स बनते होंगे, कितने बड़े एप्पल्स बनते होंगे हमें भी नहीं पता। बट ये दोनों में से ही दोनों ही चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये रॉन्ग हो जाएंगी, दोनों ही अजम्पशंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी आप देख सकते हो, ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी टाइप ऑफ वो वहीं पे बना हुआ है। ठीक, और आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क सिटी है ये। अब इसे बिग एप्पल क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन आता है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या रहेगा,
इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि न्यूयॉर्क में क्या था कि एक समय की बात है कि जब यहाँ पे आपका एक जैसे आजकल के समय पे न्यूज़पेपर्स चलते हैं, रोज सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, डीडी न्यूज देखते हैं, उसी तरीके से वहां पे टेलीग्राफ चलता था सुबह सुबह, ठीक है, टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राफ, ठीक है। तो वहां पे टेलीग्राफी होने का मतलब क्या होता है कि सुबह सुबह आपको न्यूज जैसे सुनाई जाती है ना, रेडियो वगैरह होता है, सेम तरीके का काम होता था। तो वहां पे क्या होता था कि एक आपका जो जैसे राइटर होता है, ठीक, जैसे हर न्यूज राइटर होता है, न्यूज राइटर रिपोर्टर होता है, तो वहां पे आपका क्या होता था कि आपका जो एक स्पोर्ट्स न्यूज देता था एक बंदा, ठीक है, उस बंदे का नाम था, यहाँ पे एक जर्नलिस्ट था जो स्पोर्ट्स की न्यूज को लिखता था, जिसका नाम था जॉन जे फिट्ज गेराल्ड, ठीक है। तो इट वाज हिज नेम जॉन जे फिट्ज गेराल्ड, ये उनका नाम था। ये बंदे कौन था? ये था स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या करेगा, जो स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है उसके लिए क्या करेगा, बताएगा कि भाई ये न्यूज आती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये उन्होंने यहाँ पे करना शुरू करा। तो यहाँ पे ये किसकी स्पोर्ट्स बेसिकली कवर करते थे, ये रेस कोर्स होता है आपका, ठीक है, या हॉर्स रेसेस, ये हॉर्स रेस की रेस को कवर करते थे। और वहां पे हॉर्स रेस में क्या होता है, एक अवार्ड दिया जाता था जिसका नाम था द बिग एप्पल। ये क्या था, एक तरीके का अवार्ड था। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ था, न्यूयॉर्क में था। बिग एप्पल क्यों कहा जाता था, एक अवार्ड का नाम था, किसने स्टार्ट किया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्या नाम उस अवार्ड का रखा गया था, जॉन जे फिट्जगेराल्ड नाम रखा गया था, कौन से गेम के लिए पर्टिकुलर ये कवर करता था, दैट इज लाइक द रेस कोर्स, और आपका रेस कोर्स के अंदर होने वाली जितनी भी आपकी हॉर्स रेसेस होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, फादर ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इज फ्रॉम। इनसे पूछा गया है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। वैसे तो इनको नाम की जरूरत नहीं है, बट द थिंग इज, मतलब इतनी पहचान की जरूरत नहीं है, इनको ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। ये क्या थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, बाकी इनको हम अभी थोड़ा देर में देखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन होने का मतलब आपको ये चीज समझ में आता होगा कि जब इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है, हिस्टोरिकली अगर मैं बात करती हूँ, जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय पे जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटा था बुरी तरीके से, ठीक है, इंडिया में लगातार आपको पता है होगा कि उस समय पे बिहार में, ठीक है, यूपी में, बंगाल की साइड में मेनी ऑफ द फेमाइंस अटैक। फेमाइंस का मतलब क्या होता है, फेमाइंस का सिंपल मतलब होता है भूखमरी, ठीक है, फेमाइंस का सिंपल सा मतलब होता है भूखमरी, ठीक है, भुखमरी। भुखमरी हो जाने का मतलब क्या हुआ कि भुखमरी जब आपकी हो जाएगी, भुखमरी का मतलब यहाँ पे आपका होगा कि जब ड्रॉट आता है, ड्रॉट मतलब जब आपका सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाना मतलब कि आपकी लगातार 2 से 3 साल तक, 2 या 3 साल का आपका मॉनसून क्या हुआ, आपका फेल हो गया। मॉनसून फेल हो जाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रेन नहीं हो रही है, जितनी एडिक्वेट या हो भी रही है तो बहुत ही बहुत कम है, वो प्रॉपरली एडिक्वेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, सबसे बैडली इफेक्ट जो सेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग अफेक्टेड होगा। फार्मिंग अफेक्ट होगा तो आपका क्रॉप्स के, जो आपकी फसल है उसका प्रोडक्शन हिट करेगा, प्रोडक्शन हिट करेगा। एक साल चलो आप मैनेज कर लोगे कि नहीं प्रोडक्शन हुआ, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, अल्टीमेटली जो सूखा पड़ने से पानी भी नहीं बरसा, जमीन क्या हो जाता है, मॉइस्चर खो देती है, ठीक है, जमीन की जो नमी होती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, जो मॉइस्चर होता है आपका जमीन का, ठीक है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। फिर जमीन में क्रैक पड़ने शुरू हो जाएंगे। जितने भी आपके वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज मतलब आप कह सकते हैं रिवर्स हुए, ठीक, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब सूखने लग जाएंगे, जानवर मरने लग जाएंगे, खाना आपको नहीं मिल रहा, एनिमल्स की डेथ हो रही है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली, जिस चीज की डिमांड तो वही सेम रहेगी ना, खाने की डिमांड तो कम नहीं हो सकती, बढ़ जरूर सकती है एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग।
जिस हिसाब से पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपका सामान का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब कि आप उसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, आपकी सप्लाई जो आपको बनानी चाहिए थी वो सप्लाई आपकी कम हो गई और डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, या फिर चलो सेम भी रह रही है। आप यहाँ से सपोज यहाँ पे इन लोगों को 100 किलो चावल चाहिए रेगुलर, आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है 10 kg, तो 10 kg कौन खरीदेगा? इनमें से जो बंदा अमीर आएगा वो कहेगा अरे ये 10 kg है, 10 kg हम ही को दे दो। वो बोला हम दे तो देंगे, इस 10 kg की जो कीमत होनी चाहिए थी वो अगर सपोज मान लीजिए आपकी 50 रुपए किलो थी इन एक्चुअल, तो यहाँ पे वो इसकी कीमत क्या कर देगा, कह देगा 500 रुपए किलो कर रहा हूँ मैं ये 10 किलो चावल, और तुमको खरीदना है तो 500 रुपए में खरीद लो। अमीर बंदा तो खरीद लेगा, इसने तो परचेज कर लेगा, बट क्या गरीब बंदा बेचारा कर सकता है जिसकी इतनी इतनी सैलरी ना हो? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। उसी कंडीशन को बोलते हैं फेमाइन, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फेमाइन। ठीक है, तो उस समय पे इंडिया बहुत ही ज्यादा, इतनी कंडीशन बुरी थी कि हम क्या कर रहे थे, खाना भी बाहर से परचेज कर रहे थे। जब इंडिया बाहर से खाना परचेज करेगा तो सबसे बड़ी बात है, हम बाहर में अगर सपोज मान लीजिए मैंने यूएसए से कुछ खरीदना है, ठीक है, यूएसए का सारा सामान जो होता है वो आपका डॉलर में बिकता है। किसमें बिकता है? डॉलर में बिकता है। मुझे अगर ये खरीदना है तो मुझे यहाँ पे अपनी करेंसी को, जो मेरी रुपी है, जैसे इस टाइम पे करंट रेट लगभग आपका शायद 80 या 81 या कुछ चल रहा है रुपी के केस में, ठीक, $1 इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी आपका $1 इज इक्विवेलेंट टू 80 रुपीज अप्रोक्सीमेट। मेरे यहाँ से पैसा ज्यादा जा रहा है ना, तो यहाँ पे अगर मेरे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, यहाँ पे मेरे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, मतलब आप कह सकते हो एक जगह पे आयात और निर्यात। ठीक है, आयात और निर्यात की बात हो रही है। आयात का मतलब होता है, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, निर्यात का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। आप सोच के देखिए कि अगर मैं किसी चीज को इंपोर्ट कर रही, किसी चीज को आयात कर रही हूँ, तो जिस भी कंट्री से कोई सामान खरीदूंगी मुझे उस कंट्री के ही करेंसी में मुझे उसको वापसी पैसा देना पड़ेगा। यहाँ मेरा रुपीज चलता है, इनका चलता है डॉलर। ठीक है, मुझे अगर इनके $1 का सामान भी खरीदना है तो मुझे अपने यहाँ से 80 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, मेरी करेंसी जा रही है। तो यहाँ पे किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट में फायदा होता है, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री यहाँ से मेरा सामान खरीदेगी तो मुझे वो अपना डॉलर देगी, मुझे वो अपना डॉलर देगी। और डॉलर देने के साथ में यहाँ पे क्या करेगा, करा जाएगा कि इस डॉलर से जो मेरा यहाँ पे डॉलर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, जिसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ठीक है, फॉरेन बैलेंस जो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, उस केस में मुझे क्या होगा, अगर मुझे अपना ऑयल खरीदना है बाहर से, कोई भी सामान अगर खरीदना है, तो मेरे पे जितना ज्यादा डॉलर होगा, फॉरेन करेंसी का बेस होगा, उतना ज्यादा मैं उसको उसी मनी में ट्रांसफर कर सकती हूँ, रादर देन कि मुझे उसको अपना रुपी में पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल अर्नर्स उस समय पे आपका क्या हुआ था कि जब आपका इंडिया आजाद हुआ था तो भुखमरी जैसे कंडीशंस बन गए थे, इंडिया को आयात करना पड़ रहा था बाहर से। ठीक है, खाने, चावल हुआ, धान हुआ, रोटी, वो रोटी कह सकते हो आप, चावल कह रहे हो, वीट कह सकते हो। तो उस समय पे गवर्नमेंट ने बोला कि हमें एक चीज काम करना चाहिए, एक काम करना चाहिए, किसी भी तरीके से हमारी खेती बाड़ी बढ़े और उसमें प्रोडक्शन बढ़े, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़े। तो उस समय पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज को लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? नॉर्मल अर्नर्स, आपके बोरलॉग लेकर आए थे। और यहाँ पे अगर बात की जाती है कि ये कहाँ से थे, तो आप देखेंगे कि ये आपके कहाँ से थे, यूएसए से थे। ये कहाँ से थे? यूएसए से। जनरली हमारा मन जाएगा ब्रिटिश के होंगे, ब्रिटेन के होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि शायद आपकी किसी यूरोपियन कंट्री से होंगे, बट ही वॉज फ्रॉम यूएसए एट दैट टाइम। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि ये तो चलो ठीक है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे बोला जाता है? तो उसमें आप बोलेंगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जी के लिए यहाँ पे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया था? गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे HY
वी सीड्स दिए गए थे। सीड्स मतलब आपका, इसका मीनिंग अगर बोला जाए तो इसका मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें से जो फल होते हैं वो बहुत ज्यादा उगते हैं। सपोज जो सीड्स बन रहे हैं, जो गेहूं है, चावल है, वो बहुत ज्यादा पैदावार उसकी हो जाए। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए कि कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया था, या इसका स्टार्टिंग ओरिजिन आप पूछा जाए कि कौन से स्टेट से था, तो दैट वाज देयर इन द पंजाब। पंजाब से जनरली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ऐसे स्टेट्स में से यहाँ पे आपको क्या किया गया था, इसको मोस्टली लॉन्च किया गया था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आपका पंजाब से हुआ था। इसमें दूसरी चीज और क्या दी गई थी, जो HYV सीड्स थे आपके, वो सब्सिडाइज रेट पे दिए गए थे। ठीक है, वो सब्सिडी दी गई थी कि आप ये वाला, हम जो आपको धान दे रहे हैं, जो हम आपको सीड दे रहे हैं, या फिर हम आपको सीड को बोलते हैं बीज दे रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको आप उगाइए, उसके साथ साथ आपको हम फर्टिलाइजर देंगे। फर्टिलाइजर्स देंगे। देखो, इसका बेनिफिट हुआ था, मानते हैं हुआ था, बट ज्यादातर जो बेनिफिट हुआ था वो बिग फार्मर्स को हुआ था, जिनके पास में बड़ी बड़ी लैंड्स थे। दूसरी चीज क्या थी कि यहाँ पे इसके अंदर जो आपके पेस्टिसाइड्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, वो बहुत बड़े अमाउंट पे देने पड़ते थे। पानी का कंटेंट इन क्रॉप्स को बहुत ज्यादा चाहिए था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका जो वाटर कंटेंट था वो सबसे हाईएस्ट नंबर पे यहाँ पे देना पड़ता था। मतलब आपको इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, पानी का अमाउंट आपको देना पड़ेगा बहुत ज्यादा इन क्रॉप्स के लिए। अगर आप नहीं देंगे तो इनके क्रॉप फेलियर भी हो जाएंगे। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जिन लोगों ने कोलैबोरेशन में किया, या जिनका खुद से ही वो पैसे वाले फार्मर्स थे, और उन्होंने फर्टिलाइजर भी अच्छे तरीके से लगाया, पेस्टिसाइड्स भी अच्छे से लगाए, और यहाँ पे वाटर कंटेंट भी उनको चैनल अच्छे से मिल गया, तो यहाँ पे उनका तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हुआ। लेकिन कुछ अगर गरीब जो आपके जो फार्मर्स थे, उन्होंने अगर यहाँ पे इसको यूज किया, तो बहुत सी जगह पे इसका आपका हार्म भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम, यहाँ तक आपका खत्म होता है इनिशिएटिव, यहाँ तक आपका खत्म होता है, दैट इज हाँ द लास्ट स्लाइड हमारी बचती है। तो आज के 10 क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होते हैं। ये स्लाइड एक बच्चे ने मुझे रिमाइंड कराया था कि दैट आई हैव फॉरगॉटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, कल डिस्कस करना शायद स्किप हो गया था या फिर क्या। तो द क्वेश्चन इज इनिशिएटिव ऑफ अ फॉरेन डेट पेमेंट सिस्टम क्या है। अब इनिशिएटिव होना मतलब किसी चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉरेन बाहरी, डेट मतलब होता है उधारी, पेमेंट सिस्टम। अब एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, कौन सी कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है ये पर्टिकुलर, तो आपका स्टार्ट किया गया है रशिया के द्वारा। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। आपने ऑयल खरीदा, जैसे हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ठीक है, हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं बाहर की कंट्री से। सपोज मान लीजिए आप ईरान से खरीद रहे हैं, आप अर्जेंटीना से खरीद रहे हैं, ठीक है, आप अर्जेंटीना से खरीद रहे हैं, आप यूएसए से पेट्रोल परचेज कर रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग करेंसी होगी। जिस कंट्री की जो करेंसी होगी, आपको उसी करेंसी में उसको पैसा पे करना होगा। ठीक है, सपोज अगर डॉलर में है, ये $80 की बात हो रही है, तो $80 के इक्विवेलेंट आपकी क्या करेंसी है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या चल रही है। अगर ये $80 है और आपको पता है $1, ठीक है, $1 इज इक्विवेलेंट टू, ₹80 अप्रोक्सीमेट। तो आप क्या करेंगे, ये जो $80 के लिए आप बात कर रहे हो, आप $80 से $80 को मल्टीप्लाई कर दो, और जितना पैसा आपका बन जाएगा उतना रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, दिस मच इज द अमाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कि कुछ जो कंट्रीज हैं वो तो काम कर जाती हैं, ठीक है, दे कैन डू, कि उनके पास में पैसे हैं इतने कि वो इस फॉरेन डेट जो उन्होंने उधारी ली थी, कभी कभी नहीं पे कर पाए। उनके पास क्या, उन्होंने बोला अगले साल दे देंगे, 4 महीने के बाद दे देंगे। तो क्यों, क्योंकि उनके पास में अपनी करेंसी इतनी एक्सचेंज में नहीं है कि वो बाहर की जो सामान उन्होंने लिया है उसको वो सेम करेंसी में पैसे पे कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे रशिया ने एक इस तरीके से सिस्टम स्टार्ट किया कि जो फॉरेन डेट है लोगों का, वो क्या कर पाए। जैसे करेंसी की बात होती है आपकी रशिया की, तो करेंसी आपके रूबल बोली जाती है, रबल भी बोलते हैं, रूबल सॉरी, ठीक है, इसको रबल बोला जाता है। तो अगर किसी को यहाँ पे कंट्री में कोई काम एक्सचेंज करना है, किसी तरीके का पेमेंट करना है,
तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे अपना पैसा भेजना पड़ेगा, बाकी काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रबल में ही हमको ट्रांसफर कर सकते हो। तो दूसरी चीज यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपकी अगर बात की जाए कि रशिया रशिया के बारे में अब हम और क्या देख सकते हैं कि जो रबल है, एक तो पहली चीज तो ये कि इसकी करेंसी कौन सी हो गई, आपका रबल हो गया। और दूसरी चीज अगर पूछी जा सकती है कि भाई वो तो खैर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नहीं भी पूछा जा सकता है, रशिया की कैपिटल अगर आप देखेंगे तो दैट इज देयर ऑफ मॉस्को। ठीक है, तो कैपिटल क्या है इसकी, मॉस्को है। और यहां तक आपने देखा कि दैट वी हैव कंप्लीटेड द ऑल द 10 क्वेश्चंस टिल हेयर ओनली। एंड ये आपका जो कल का छूट गया था वो था। और आज कोशिश की है मैंने, मैं जितना उसको एक्सप्लेन कर पाऊं हिंदी में। अगर अभी थोड़ा सा अगर किसी बच्चे को लगता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर लगती है तो डायरेक्टली यू कैन राइट इट इनटू द चैट बॉक्स। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका समाधान करने की। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन। गुड बाय।